सो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स किसको हम बोलते हैं? मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था, कुछ याद आ रहा है आपको? आशीष, वैनेसा, अब तक तो स्लाइड भी पढ़ ली होगी। कुछ ऐसे बैंक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, प्लस उनकी फॉर प्रेजेंस बहुत एग्जाम्पल ज्यादा है। SBI। एसबीआई, एचडीएफसी और और आईसीआईसीआई। अब इसमें ICICI। मेंस का कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें, ठीक है? इसको आप एग्जांपल के रूप में इधर उधर पटक सकते हो, लेकिन कुछ खास एग्जांपल नहीं बनेगा। मैं क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनेगा। ये सिर्फ प्रीलिम्स का टॉपिक है, यहीं तक लिमिटेड रहता है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले आप ये समझ लो कि क्यों इनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बोलते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। मतलब एसबीआई की ब्रांच मतलब लगभग लगभग हर जगह मिल ही जाती है, आपको जहां भी आप जाओगे मिलेगी, ठीक है? और पुअर सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि अगर ये बैंक फेल हो गए या कुछ भी इनके साथ प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे पास इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हाँ, जैसे कि देखो ये बैंक तो है, इसमें चले जाएंगे। अगर ये तीनों चले गए ना, तो फिर बाकियों के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा वो, क्योंकि उनकी रीच बहुत कम है। अब एक्सिस बैंक की ब्रांचेस बहुत कम मिलती हैं आपको, छोटे मोटे एरियाज में तो वो खोलते भी नहीं है ना? तो फिर इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दे आर रेफर टू एज डी सिप्स। फेलियर ऑफ दीज बैंक्स कैन हैव डिसरप्टिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। यानी कि इनको थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे होता है इनमें, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में। आरबीआई हैज बीन रिलीजिंग द लिस्ट ऑफ दीज बैंक सिंस 2015 से लिस्ट निकालता रहता है आरबीआई। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, हु रिलीजेस द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक? तो आरबीआई है ना। उसमें क्या है, कभी कभी डाल देंगे कि सेबी कर देंगे, है ना, या फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीजेस। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बना देंगे। अब जैसे इस बार 2022 में उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पूछा था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन मैनेज करता है, ठीक है? तो उसका उन्होंने आरबीआई कर दिया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सेबी होगा। अब ऐसे ही करते हैं, बस इतना छोटा सा चेंज करेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है कि जैसे ऑब्वियसली आप दावा। हम्म जैसे कि जो प्रॉफिट हुआ है किसी को, हम्म कितना क्रेडिट दे रहा है कोई, कोई इनकम, जैसे कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कितना क्रेडिट और मिल रहा है प्लस होके। इट नहीं नहीं, मीन्स। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दूसरा होता है। जैसे कि सपोज करो कि कोई लोन किसी को देना है ना? तो जैसे सपोज मैं लोन उठाना चाह रहा हूँ, तो मेरी रेटिंग क्या सही है? जैसे मैंने क्या पहले कोई डिफॉल्ट किया है ना? कहीं लोन मैंने भरा नहीं हो, उधार लेके चुकाया नहीं हो किसी बैंक में, तो वो मेरी रेटिंग डिसाइड करते हैं, है ना? तो क्रेडिट रेटिंग इसको कहते हैं, ठीक है? तो ये क्रेडिट रेटिंग कौन से की बात हो रही है, ये अपन अभी डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो ये आरबीआई नहीं, सेबी डिसाइड करता है, क्योंकि देखो जो भी स्टॉक मार्केट की चीजें ना, म्यूचुअल फंड ये वो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सेबी आना चाहिए, ठीक है? और तो यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे आरबीआई की जगह क्या कर दिया, सेबी डाल दिया, है ना? तो ऐसे एमसीक्यू बनेगा। इसमें अपने को गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत ही छोटी सी चीज पूछी थी उन्होंने, है ना? तो सेबी टिक करते ही आपका आंसर सही हो जाता है। फिर इनकी एक कंडीशन क्या होती है कि जो इंडिया की जीडीपी है उसका एटलीस्ट 2% इनकी वैल्यू होनी चाहिए बैंक एसेट्स की। अब आपको पता होगा एसेट्स क्या है, पता है ना आपको, क्योंकि हमने पढ़ा है एसेट्स। बैंक्स हुज एसेट्स क्रॉस 2% ऑफ जीडीपी आर कंसिडर्ड एज डी सिप्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो 2% की जगह बोल देंगे कि 0.2%, है ना? तो नॉर्मल जो पर्सन है, जो एस्पिरेंट है, वो देखेगा कि हाँ 0.2% तो इतनी बड़ी जीडीपी का 2.2% भी बहुत बड़ा होता है, तो वो उस क्वेश्चन को क्या कर देगा, सही कर देगा 0.2 को भी। लेकिन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये साथ साथ में मैं ये चीजें इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको क्या करनी है, अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि स्टेटमेंट को चेंज कैसे किया जा सकता है। जिस दिन आप ये टेक्निक समझ लोगे कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, तो उसको इजीली आप क्या कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो, सही है कि गलत है। ये समझ पा रहे हो आशीष आप इस चीज को? यस सर। क्योंकि जब जब हम आंसर, एलिमिनेशन मेथड सर। हाँ एलिमिनेशन एलिमिनेशन। मेथड है ना? और ये सब टेक्निक्स इसीलिए सीखी जाती है ताकि हमारे सामने एक जो आंसर, कोई भी पर्सन आंसर लिखता है तो उसकी एक अलग मेंटेलिटी होती है।
और जब कोई चेक करता है उस कॉपी को तो वो अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, क्योंकि उसने इतनी सारी कॉपीज ऑलरेडी चेक की हुई होती है। तो जब आप उसकी मेंटेलिटी से सोचने लगोगे कि वो क्या सोचेगा, तब आपको एक सही तरीका भी मिलेगा कि हाँ हमें मतलब सिर्फ जनरल आंसर्स नहीं लिखने हैं, कुछ फैक्ट डालने हैं, डेटा डालना है, ताकि हमारा आंसर यूनिक लगे। उसके पास तो इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं, है ना, हमारा भी हमें यूनिक बनाना है, तो वो तरीका हमें डिवाइस करना है। दे आर पॉपुलरली नोन एज टू बिग टू फॉल। अब ये चीज है ना, ये सिंपल सी है, इसको आप इतना समझ लो कि ये जो तीन बैंक है ना, मतलब तीन बैंक ही हैं अभी इस लिस्ट में बेसिकली। तो ये जितने भी बैंक और भी हो सकते हैं, जैसे सपोज करो अगर कोई बहुत ही बड़ा बैंक बनता है, इसके बाद सपोज करो एक्सिस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, वो भी इस लिस्ट में आ गया, और तीन चार बैंक्स ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली, वो भी इस लिस्ट में आ गए। फिलहाल तो तीन ही है, इतना याद रखो। लेकिन इन्होंने पांच बकेट्स बना रखे हैं, पांच क्लासिफिकेशंस बना रखे हैं कि पांच लेवल्स पे हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो याद रखना कि ये तीनों एक ही बकेट में नहीं है, अलग अलग है। जैसे ये दो पहली बकेट में, और ये थर्ड। अब ये बकेट का मतलब बाल्टी नहीं है, मतलब ये मैंने बना दी है बेसिकली, जबकि ये क्या एक लेवल्स हैं, अलग अलग लिस्ट हैं ये। तो ये पहली लिस्ट में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी है, दोनों क्या है, प्राइवेट बैंक है। थर्ड थर्ड वाली बकेट में है एसबीआई। तो क्वेश्चन जब फ्रेम होगा तो ऐसे फ्रेम होगा कि ऑल द बैंक्स आर इन द सेम बकेट। तो सेम बकेट में नहीं है वो, ठीक है, अलग अलग बकेट्स में। या फिर चेंज कर देगा कि एसबीआई इज इन द फर्स्ट बकेट एंड आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी इज इन थर्ड बकेट। अब ये टॉपिक भले ही छोटा सा हो, लेकिन हमने इसमें सारी चीजें देख ली कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या आ सकता है, हमारी गलती क्या हो सकती है, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है एकदम? यस सर। ठीक है। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कविता एंड श्रुति, आपको भी कोई डाउट है इस चीज में? नो सर। ठीक है, सब सही चल रहा है? यस सर। ओके ओके। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब पहली चीज, अच्छा आपको सबको एक काम करना है कि मेंस का सिलेबस डाउनलोड कर लो, और हो सके तो उसको प्रिंट भी करा लो। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे एक दिन, 20-25 मिनट आराम से बैठ के उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आप जरूर, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये आप नोट कर लो कि मेंस का सिलेबस डाउनलोड करके उसको प्रिंट करना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। किसमें? GS 3 में। ठीक है, जब आप टॉपिक लिख रहे हो तो उसके ऊपर ये भी लिख देना, क्योंकि जब लास्ट में क्या होगा कि आपके पास एक ही जगह पे सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। जैसे ये पेज आपने निकाल के GS 3 वाले सारे एक जगह कर लिए, है ना, GS 2 वाले सारे एक जगह कर लिए, तो इससे ये हेल्प मिल जाएगी कि टॉपिक के ऊपर ही आप लिख लो कि ये कौन से पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ऑन वेनेसडे अप्रूव्ड 20,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने क्या किया है, एक अप्रूव किया है बजट, किस चीज के लिए? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, दैट एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। तो एक चीज बताओ, हाइड्रोजन जो है उसका हम एज ए फ्यूल यूज ले सकते हैं ना? यस सर। उसी को अगर यस सर। नेचुरल गैस में मिला देते हैं, तो जो नेचुरल गैसेस हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जो पेट्रोलियम हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो वो कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। यस सर। उसको अगर हम कम इंपोर्ट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बिल रिड्यूस होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंप्रूव होगा, हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, हमारे यहाँ पे भी जॉब्स क्रिएट होंगे। अब इस एक चीज से आप कितने सारे एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। आपने जॉब की भी बात कर ली, इकोनॉमी की भी बात कर ली, फॉरेन एक्सचेंज की भी बात कर ली, जितनी चीजें पॉसिबल है वो सारी आप इसमें डाल सकते हो। एक टॉपिक में इतने सारे एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल फ्यूल हैविंग वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, जैसे अमोनिया बनाने के काम आती है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, यानी हाइड्रोजन इसमें यूज आती है बनाने में। स्टील, रिफाइनरीज, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीजों में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन और ये ब्लैक हाइड्रोजन और ये सब क्या है? तो ये कोल से जो बनती है ना, बेसिकली ये जो ब्लैक ब्लू क्या है, ये सब ये इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच द हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड, यानी कि कहाँ से हमने इसको डिराइव किया है।
जैसे हमने अगर कोयला जला के जो ये हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया है, उससे अगर ये आ रही है तो ये ब्लैक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये ब्लैक या ब्राउन भी बोल सकते हो आप इसको। फिर ये ग्रे कलर है ना, तो ये नेचुरल गैस, ठीक है। अगर इससे आपने हाइड्रोजन डिराइव की है तो क्या हो जाएगा, वो ग्रे हो जाएगा। ये सिर्फ नाम दिए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। फॉसिल फ्यूल से अगर आपने की है और उससे जो कार्बन एमिट हो रहा है, उससे उसको अगर आप कार्बन कैप्चर कर रहे हो, कार्बन कैप्चर मतलब बेसिकली आपने, जैसे हमारे जितने भी ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो उससे क्या है, कार्बन निकलता है। उसको कार्बन को हम कैप्चर कर सकते हैं, कार्बन कैप्चर मेथड होता है। जैसे सपोज करो, कार्बन कैप्चर का सबसे आसान मेथड क्या है, सबसे आसान मेथड क्या है, आपने क्या किया, वहां पे फॉरेस्ट ग्रो किया, ठीक है। और उसके अलावा और अदर मेथड्स क्या क्या हैं, आपने वहीं पे जहाँ से एमिशन हो रहा है, उस जैसे ये चिमनी होती है ना, यहाँ एमिशन हो रहा है तो वहीं आपने कुछ प्रेसिपिटेटर्स वगैरह लगा के इसको रोक लिया कार्बन को बाहर जाने से। तो इस तरह के मेथड्स होते हैं। तो अगर आप फॉसिल फ्यूल से जला के और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो और उस कार्बन को जो उससे एमिट हो रहा है उसको अगर आप कैप्चर कर पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं फॉसिल, बेसिकली ब्लू हाइड्रोजन। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे H2O क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। तो इसको अगर आप सेपरेट कर दोगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो इससे जो हाइड्रोजन निकलती है ये क्या है, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन विच इज नॉट, अभी हम सिर्फ यही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और अब आता है आपका मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल। टेबल दिखते ही आपके एकदम दिमाग का क्या बत्ती जल जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कि टेबल दिखी, टेबल मेंस में बना के आनी है, छोड़ना नहीं है टेबल को। कुछ भी क्वेश्चन आएगा फटाफट बना दो। छोटी सी टेबल है, आप इसको ऐसे वर्टिकल बनाओ, जैसा स्पेस मिले, हॉरिजॉन्टल बनाओ, जैसा स्पेस मिले आपको बना के आनी है। और इसको मैंने इतना शॉर्ट कर दिया ना इस टेबल को कि आपको याद भी रहेगा। देखो, ये डेटा क्या है आपको ऐसे याद रखना है। पहली ब्लैक थी, फिर ग्रे थी, फिर ब्लू और फिर ग्रीन थी। हमने चारों का सीक्वेंस देख लिया, 1 2 3 4, यानी कि $1 पर केजी, $2 पर केजी, $3 पर केजी, $4। तो सबसे महंगी कौन सी है बताओ बनाने के पर्पज से। सर ग्रीन वाली। यही ग्रीन। इसका एक ड्रॉबैक है कि ये है तो बहुत अच्छी, लेकिन ये है बहुत महंगी। इसका बनने में जो कॉस्ट आता है वो बहुत ज्यादा है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो अब जब आपके पास आंसर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें आपको आंसर्स में ड्रॉबैक्स पूछे जाएं तो ऐसे आपको लिखना है। अब सपोज करो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इट इज वेरी कॉस्ट इफिशिएंट एट द सेम टाइम। अब जो एस्पिरेंट को कुछ नहीं पता है और अगर वो तुक्केबाजी भी करेगा ना तो वो इसको सही करके आएगा। क्यों, उसको तो लगेगा यार ग्रीन हाइड्रोजन है, बहुत अच्छी होती है तो सस्ते में मिल भी जाएगी, है ना। तो क्या उसका स्टेटमेंट सही होगा, नहीं नो हो, सर। नो सर। उसका फॉल्स हो जाएगा। तो ये गलती हम अक्सर करते हैं जब हम गैस वर्क करते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन है बहुत महंगी बनती है। सोलर एनर्जी के साथ भी यही प्रॉब्लम है, वो भी क्या होती है, महंगी पड़ती है हमारे लिए, है ना। तो ये टेबल आपको बनानी है। और अभी क्या है, सिर्फ 1% ही प्रोडक्शन है इसका, ये भी एक फैक्ट है। ये फैक्ट आप इंट्रोडक्शन में लिखना। जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हो तो इंट्रोडक्शन लिखते हो पहले, फिर बॉडी लिखते हो, फिर उसमें इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है क्या, अगर जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड हो या नेशनल हाइड्रोजन इस मिशन से रिलेटेड हो, तो आपको क्या लिखना है कि पहले थोड़ा सा उसका डेफिनेशन लिख दिया जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है, एंड फिर उसके बाद एक हल्का सा एक लाइन का फैक्ट लिख दिया, इट ग्रीन हाइड्रोजन अकाउंट्स लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन ड्यू टू इट्स बीइंग एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। तो एकदम इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना, आप कॉपी चेक मतलब जो करता है उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये इंट्रोडक्शन में यूज होगा, इसको आप ऐसे मार्क करके यहाँ भी लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन में यूज करना है, इस टेबल का हमें बॉडी में यूज करना है, ठीक है। ऐसे ये आपके बेस्ट नोट्स बनेंगे जब आप इस तरह से लिखोगे। और हाँ, साथ में अगर आप सोर्स भी मेंशन करना चाहो तो ये लिख सकते हो कि एज पर द एनालिसिस ऑफ काउंसिल ऑफ एनर्जी, बेसिकली काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। ये सोर्स हो गया उसका स्टेबल का। तो व्हाट इज हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग
समझ में तो आ रहा है ना सबको, सोच तो नहीं गए कोई? No, sir, सर it's आ रहा है। clear. चलो ठीक है। आशीष आप नो सर। एकदम अलर्ट हो ना? हाँ बिल्कुल। नोट्स तो बना नहीं रहे होंगे आप? नहीं सर, जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था ना आपने बहुत पहले, हाँ हाँ हाँ। उसके बनाए हैं कुछ। भेज अच्छा। दूंगा आपके पास। और बाकी 7 लेक्चर्स के? क्या सर? बाकी जो 7 लेक्चर हो गए उसके बाद में? सर करंट अफेयर्स के नहीं बनाए, इकोनॉमी के चले हुए हैं। अच्छा अच्छा। इनके लेक्चर्स के सबके नोट्स बना लो आप, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ। वो सर आप व्हाट्सएप पे तो पीडीएफ भेजते नहीं, टेलीग्राम पे है। हाँ, आप खुश रहो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मेरे को लेकिन नोट्स चाहिए, ठीक है? नोट्स। ठीक है सर, भेज दूंगा आपको आज मैं। हाँ, नोट्स लिख कर। बनने चाहिए हर हाल में। नोट्स ठीक है छोड़ने सर। नहीं। ठीक और है। बता देना कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो, मुझे बनाने तो आते नहीं पर जैसे बनाए हैं हाँ हाँ। भेज दूंगा। कोई नहीं। और कविता एंड श्रुति, आपको भी क्या करने हैं, नोट्स बनाने A4 पेपर में, मतलब जो ब्लैंक बिना लाइन वाला पेज नहीं होता है जिसपे पहले ड्राइंग करते Yes, हैं, sir. ठीक है, उसमें आपको बनाने हैं। और दोनों साइड मार्जिन्स रखना है। नोट्स में आप चाहे तो एक साइड मार्जिन भी रख सकते हो राइट साइड में, ताकि ये बाद में वैल्यू एडिशन करने की जरूरत पड़े तो आप उसमें वैल्यू एडिशन भी कर सको। कोई टॉपिक जैसे अपडेट हो गया तो उसमें आपने फटाफट वहां पे ऐड कर दिया। The Okay, hydrogen sir. bonding process consists of the integration of concentrations of hydrogen into existing natural gas pipelines। हमने ये डिस्कस कर लिया। जो पहले से जो नेचुरल गैस की सप्लाई है उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन हम ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोल, अब प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा वो उसकी डेटा मैंने आपको यहाँ पे नीचे दे दी है। ये डेटा आपको है ना, मतलब बार बार देखते रहना है, इसको रट लेना है एक तरह से। क्या टारगेट है? टू डेवलप ए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी कितनी करनी है? 5 मिलियन मेट्रिक टन, 5 MMT। प्रीलिम्स में क्या करेंगे? 15 MMT इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी टारगेट फॉर द मिशन। तो गलत हो जाएगा, 5 MMT इज द टारगेट। और 2020 तक उन्होंने क्या क्या सोचा है कि क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द टारगेट्स फॉर देयर मिशन। 50 MMT तक का क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है उसको रोकना है ना? जो अब जैसे अपन जब पहले वाली हाइड्रोजन बना रहे थे ब्लैक हाइड्रोजन, तो उसमें कार्बन एमिट हो रहा था ना, इसीलिए तो उसको ब्लैक हाइड्रोजन बोल रहे थे। लेकिन ग्रीन प्रोड्यूस करेंगे अपन तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली कार्बन कम एमिट होगा। तो कार्बन कम एमिट होगा कितना? 2030 तक हम 50 MMT का कमी उसमें ला देंगे। ठीक है, ये उनका टारगेट है। CO2 का जो एमिशन हो रहा है वो 50 MMT पर एनम कम हो जाएगा, पर एनम है ये, है ना? 2030 तक ऐसा नहीं है कि मतलब आज शुरू करें तो 2030 तक 50 MMT होगा, ये पर एनम है बेसिकली, हर साल 50 MMT हम बचा लेंगे। इन्वेस्टमेंट 8 ट्रिलियन का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना। क्रिएटिंग ओवर 6 लाख जॉब्स, ये आप याद कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली, मतलब 5-6 लाख जॉब्स लिख देना, ठीक है। और रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन ऑफ अराउंड 125 GW, ये इस बार 2022 में मेंस में जो क्वेश्चन आया था ना वो यही था कि इंडिया के जो अदर सोर्सेज हैं एनर्जी के उनके बारे में एक्सप्लेन करना था कि किसकी कितनी पोटेंशियल है और कितना हमने अचीव किया है, और इस बारे में उनकी डिटेल लिखनी थी। तो अब ये एक नई चीज आई है ना, ग्रीन हाइड्रोजन, और इतना 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं उन्होंने तो, है ना? तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली उसमें आने के बहुत अच्छे खासे चांस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और वहाँ हमारे पास अगर हमने डायरेक्ट फैक्ट लिख दिया, 50 MMT लिख दिया, 6 लाख जॉब लिख दिया, 125 GW एनर्जी लिख दी, एकदम मजा आ जाता है, चेक करने वाले को फुल मार्क्स देता है। फुल मतलब जितने मैक्सिमम वो दे सकते हैं, जैसे 5.5 आउट ऑफ 10, है ना? ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं मतलब यूपीएससी में, 10 में से। अदरवाइज क्या होता है, 3.5 मिलता है आपको, या फिर 2.5 मिलेगा, मीडियम लेवल का आंसर लिखा है आपने तो, आउट ऑफ 10। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। और मिशन, ये जो लाइंस होती है ना, ये आपको इंट्रोडक्शन के लिए लिखनी है। इंट्रोडक्शन ऐसे लिखो इसको, इंट्रोडक्शन के लिए आपको इसको याद करना है। जैसे इंसेंटिवाइज द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, इस मिशन का टारगेट क्या है कि इंसेंटिवाइज करना। इंसेंटिवाइज का मतलब बता सकते हो कविता आप? Sorry, sir. इंसेंटिवाइज का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि अगर आशीष
कल सातों लेक्चर के नोट्स बना के ले आए तो मैं उसको क्या दूंगा, एक आईफोन गिफ्ट करूंगा। तो मैं आशीष को क्या कर रहा हूँ, इंसेंटिवाइज कर सर रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, एनकरेज करना। एनकरेज करना बेसिकली। ये आशीष पूर्णतः एक मजाक था, और ये रिकॉर्डिंग जब आएगी तो इसमें मैं उसको कट कर दूंगा, ठीक है। तो एनकरेज करना ये वाली नहीं लाइन। सर, ये मजाक नहीं था, इसको सीरियस लो। तो इंसेंटिवाइज करने का मतलब ये होता है, तो जो ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा उसको क्या मिलेगा, कुछ इंसेंटिव मिलेगा। मेक इंडिया इन नेट एक्सपोर्टर ऑफ द फ्यूल। अभी क्या है, वर्ल्ड में इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है इसका ग्रीन हाइड्रोजन का, लेकिन इंडिया ने बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में इसको अच्छा खासा प्रोडक्शन स्टार्ट करने के टारगेट्स ले लिए हैं, और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपीस अलॉट भी किए हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम एक नेट एक्सपोर्टर बन सकते हैं कि इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें हम, ठीक है। अभी यस बहुत ही सर। कम कंट्रीज में इसका बेसिकली प्रोडक्शन है। तो ये हो गया आपका। और मिशन के दो कंपोनेंट्स भी हैं, फिर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों कंपोनेंट ऐसे बना के लिखना है आपको, ठीक है। कंपोनेंट्स लिखना हेडिंग में, फिर ऐसे बना के लिखना है, ऐसे ऐसे करके। पहला कंपोनेंट साइट, और दूसरा कंपोनेंट ये मैन्युफैक्चरिंग, ये वाला, ठीक है। ऐसे आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। बेसिकली स्ट्रक्चरिंग नहीं, प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं ज्यादा। स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो पार्ट पहले लिखना था वो पहले लिखा है, चैलेंजेस वगैरह फिर लिखे, फिर आपने वे फॉरवर्ड लिखा, फिर आपने कंक्लूजन लिखा, यानी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपने उसको लिखा। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। इन सब के बहुत अपने अपने एक मायने होते हैं एग्जाम में, जब आप बैठते हो मेंस में। तो ऐसे आप लिखोगे, इस तरह आप लिखोगे तो बहुत आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन, पहला मिशन क्या है, साइट। साइट का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस। देखो कितना अच्छा वर्ड है ये, आपको यही वर्ड लिखना है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, कि जैसे इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये बताओ। किसी चीज में बीच में हम क्या करते सर हैं, इंटरफेयर, टू इंटरफेयर। एग्जैक्टली exactly। और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, जैसे सपोज करो कि हमें डिफेंस का कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ केरल में करेंगे, वहाँ अटैक करने वाला ही कोई नहीं है। हम नॉर्थ ईस्ट में क्या करेंगे, बहुत अच्छा हम बेस बनाएंगे, वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, वहाँ अच्छे अच्छे हम हमारी मशीन्स लगाएंगे। ये क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पे चाइना से भी प्रोटेक्शन हो जाएगा, जो इधर से म्यांमार वगैरह कंट्रीज है उनसे भी प्रोटेक्शन हो जाएगा, और हमारा एक स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, वहाँ पे पोजीशन बनेगी। तो ऐसे उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। तो अब इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन मतलब हम कुछ ऐसी चीजें लेकर आएंगे, जैसे बाहर से हमें कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, वो टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो वो हम करेंगे इसमें स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस। यानी गवर्नमेंट करेगी उस प्रोजेक्ट के अंदर, इंटरवेंशंस करेगी, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। यानी कुछ फंड देगी, कुछ भी देगी, है ना। विच विल फंड, ये देखो लिखा है ना, विच विल फंड द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोड्यूस ग्रीन, यानी जो इलेक्ट्रोलाइजर्स यानी जो मशीन जिससे वो हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है, उसको ये फंड करेंगे, लेके आएंगे। सेकेंड इज टू सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट्स, यानी कि कोई कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स का मतलब जिससे एकदम न्यू प्रोजेक्ट्स जिस पे हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। इन इमर्जिंग एंड यूज सेक्टर्स एंड प्रोडक्शन पाथवेज। एंड यूज सेक्टर्स मतलब जो लास्ट, मतलब एंड यूज सेक्टर्स लास्ट में जो जहाँ पे उस हाइड्रोजन को यूज करना है, ठीक है, वो सेक्टर्स पे कोई अगर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ, उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करके कुछ और बना सकते हैं, ये बेसिकली इनोवेशन को सपोर्ट करेंगे। तो ये दो उसके मिशन हो गए। पहला तो क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, यानी कि उसमें क्या होगा, उसमें ये फंड करेंगे किसको, उस मशीन को जिससे कि हाइड्रोजन बन रही है, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स को ये सपोर्ट करेंगे। तो अब आपके नोट्स भी इसी तरह बनने चाहिए, कंपोनेंट्स पहला ये, दूसरा ये, ऐसे करके बनाना, ठीक है। ऐसे मत बनाना जैसे स्लाइड में है। स्लाइड को भी मैं देखता हूँ, उसको चेंज कर दूंगा बाद में। फिर चैलेंजेस क्या हैं, अब बताओ क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसके लिए, आप खुद सोच के बताओ। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इंडिया में कि हम इसके सारे प्रोजेक्ट्स को उठा सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे हमें बहुत
सारी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर बनाएं तो हम वो मशीनरी चाहिए हमें, है ना। और उसको चलाने वाले स्किल्ड लोग चाहिए, स्किल्ड लोग भी नहीं हैं, है ना। सप्लाई चेन्स, यानी कि सप्लाई चेन पाइपलाइन। अब ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन लेके बैग में भर के ले जा रहे हैं, वहाँ मैं घर जा रहा हूँ हाइड्रोजन लेने आया था दुकान से। वो पाइपलाइन से भेजोगे ना। पाइपलाइन तो अब घर वाले, मतलब नॉर्मल पर्सन तो डाल नहीं सकता पाइपलाइन, ठीक है। पाइपलाइन सरकार डालती है, टैंकर्स होते हैं स्टोरेज के लिए, बड़े बड़े वो बने हुए होते हैं, है ना। तो और टेम्परेचर भी उनका कम होता है, तो वो प्रॉपर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो नीड टू अनाउंस इंसेंटिव्स, ठीक है, वही चीज। इंसेंटिव्स भी होने चाहिए उसके लिए। तो ये सब चीजें क्या है, एक चैलेंज की तरह उभर रही है। अब इसका आंसर भी, मतलब बेसिकली इसका क्वेश्चन भी इसी तरह बनेगा। जब मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो वो ये बनेगा कि इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली funded this national green hydrogen mission, but there are still some challenges, and kindly point out how it can transform the energy sector in India with suitable examples। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में आप और भी चीजें हम पढ़ेंगे वो लिख सकते हो, प्लस ये कंपोनेंट्स उसके लिख सकते हो, चैलेंजेस लिख सकते हो, ये सब चीजें हैं। हाइड्रोजन ब्लेंडिंग के लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कुछ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा नहीं, बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसकी टेबल बना दी ताकि अलग से प्रॉब्लम नहीं हो। एनटीपीसी ने क्या किया है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल के रूप में याद कर सकते हो। प्रीलिम्स में ये नहीं आएगा कि एनटीपीसी ने किया है या फिर सेल ने किया है या फिर भेल ने किया है, ऐसा कुछ नहीं आता। मतलब रैंडमली अगर बहुत कम चांस है तो पूछें, वरना आप इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो, है ना। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द हाइड्रोकार्बन इम्पोर्ट बिल, ब्रिंग फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज लेके आएगा, क्योंकि हम ज्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। प्लस इसका रेगुले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। पीएनजीआरबी, है ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये इसका एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये आ सकता है। ये जो हाइड्रोजन मिशन, ये जो पूरा हाइड्रोजन ब्लेंडिंग हो रही है, जो हाइड्रोजन मिक्सिंग हो रही है, इसमें रेगुलेटरी बोर्ड कौन है इसका, ठीक है। तो ये आपको ये करना है। इसकी जगह कुछ भी दे सकते हैं वो, इसकी जगह लिख दिया इसरो इज डूइंग दिस, ठीक है। तो वो नॉर्मल एस्पिरेंट सोचेगा इसरो है तो कर देगा वो, तो इसरो तो बहुत मस्त है, डीआरडीओ कर देगा, डीआरडीओ भी लिख सकते हैं इसकी जगह, डीआरडीओ। लेकिन ये सब क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्या है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इट इज द करेक्ट आंसर। फिर ये और भी इंपॉर्टेंट है कि 5% मिक्सिंग का टारगेट है अभी, है ना। अभी 5% जो है स्टार्टिंग में हमने लिया है कि हम 5% मिक्स करेंगे। मतलब कोई भी, जैसे नेचुरल गैस है उसमें हम क्या करेंगे, 5% हाइड्रोजन मिला के सप्लाई करेंगे। बाद में 20% का टारगेट है आगे, इन ए फेज्ड मैनर, ठीक है। आगे चल के हम 20% धीरे 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 एक एक स्टेप वाइज बढ़ा के 20% तक हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। जैसे शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की तो क्या है, 5% स्मॉल टारगेट लिया है, फिर 20% विल बी द अल्टीमेट टारगेट। तो ये इसकी जगह वो कुछ भी कर सकते हैं कि 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, ऐसे कुछ कर देंगे। तो आपको क्या करना है, अपना फोकस बनाए रखना है और याद रखना है कि ये 5% है हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, 20% तक का टारगेट है कि हम इसको 20% तक लेके जाएंगे। सो ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। आपको कुछ डाउट्स हैं? मतलब कुछ भी डाउट्स, रैंडम स्टडी रिलेटेड या फिर इस टॉपिक रिलेटेड कुछ भी? नहीं है? चलो सही है फिर। आशीष, यस सर। आपको कुछ डाउट्स हैं इस टॉपिक्स में, किसी भी टॉपिक में रिलेटेड कुछ भी? ये नहीं डाउट सर, फिलहाल तो समझ कल में तो वाले आ गया, तो देखे नहीं, अच्छे है ना। तो ठीक है। समझ में तो आ गया ना आप सबको ये कल टॉपिक, वाले तो देखे। है ना। हाँ सर। सर ये जो टॉपिक है ये डायरेक्ट तो हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, या फिर इस मिशन के बारे में किस पूछा तरीके से जाएगा। पूछा जाएगा मतलब? जैसे ये मिशन है ना, इस मिशन के अच्छा। बारे में पूछा जाएगा
कि इस मिशन में हाइड्रोजन ब्लेंडिंग का टारगेट हमने 50% रखा है, नहीं, हमने रखा है 5%। ठीक है, ऐसे। 5%। और बाद में 20% तक हम इसको लेके जाएंगे, 20%। है ना। 20% तक हम इसको लेके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, द रेगुलेटरी बॉडी इज इसरो, डीआरडीओ, नहीं, द दिस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप इसके हम क्या कर सकते हैं, इसके हम पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2020, 2021, 2022, ये सब जब हम डिस्कस करेंगे ना कभी किसी क्लास में, तब आपको रियलाइज होगा क्वेश्चंस फ्रेम कैसे हो रहे हैं और उसमें हमारी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक्स हो गए। और अब फटाफट कल वाले एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। कल के टॉपिक के एमसीक्यूज हैं वो। आपने कविता और श्रुति, आपने कल वाली क्लासेस देखी हैं, लेक्चर 8? नो सर। नो सर। एक भी लेक्चर नहीं देखा आपने? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, आप उन लेक्चर्स को देख लो। और उस ग्रुप में मैं भी हूँ, तो आप अगर कुछ भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट आए, तो एक डाउट क्लास रख के और आपके डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे। और एक स्टूडेंट और है, खुशी, तो उनके भी एक क्लास मिस हो गई थी, तो उनके भी कुछ डाउट्स हैं, वो भी मैं उसी में क्लियर करूंगा। तो आप तब तक नोट डाउन कर लेना और नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। नोट्स ही मतलब अल्टीमेटली आपके काम आएंगे, और ये पीडीएफ वीडीएफ कुछ काम नहीं आती, मिलती भी नहीं है लास्ट में कहाँ पड़ी है। ठीक है, नोट्स हाथ में रहते हैं, फटाफट रिवाइज किया, अब अंदर घुसे एग्जाम देने। तो विल डिस्कस नाउ द, लेट मी ओपन दैट पीडीएफ। So I think only Vanessa can answer all these questions. Just be active, Vanessa, and just answer these questions fastly so that we can proceed to the answer writing section. Okay, can you see the screen? Yes sir. Okay, so we had discussed the first question, and these were the 7 principles of data protection bill. Do you remember that? Yes sir. Okay, so now next question on your screen. Okay, kindly attempt it. Sir, I don't have any idea about the third option. And what about first and second? Sir, they are correct. Okay, so can you explain me why they are correct? Sir, data principle नहीं, गलत है। ठीक है, तो ये इंटरचेंज किए हुए ना, ये देखो आप, Yes, इसका yes इसमें sir. लिख दिया और इसका इसमें लिख दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली कौन एक ही सा है? एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों गलत है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आपको थर्ड से मतलब ही नहीं है कि आपको थर्ड आता है कि नहीं आता है। आपको अगर थर्ड नहीं भी आता है तो भी यू कैन इजीली सॉल्व दैट इफ यू नो द फर्स्ट एंड सेकंड वन, राइट। तो Yes मोस्टली sir. यही होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि हमें एक स्टेटमेंट कभी आता नहीं है, मतलब हम उसको सोचेंगे देखेंगे वो नहीं आता है, लेकिन हम उसको इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ऑप्शंस इसी तरह के दिए हुए होते हैं। तो ओके, तो ये याद रखो ना कि प्रिंसिपल कौन है, अपन ही प्रिंसिपल है, ठीक है। ये समझ लो कि हम किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ऐसे समझ लो। वी आर द प्रिंसिपल, हमारी डेटा, जिसकी डेटा है वही तो प्रिंसिपल है। Yes sir. डेटा प्रिंसिपल आपके नोट्स मैंने देखे थे, आपने उसमें साफ साफ लिखा है डेटा प्रिंसिपल इज इक्वल टू जिसकी डेटा है, ठीक है, Yes sir. राइट। तो दिस क्वेश्चन इज द आंसर इज बी, ओके। Yes sir. And third one is correct statement, because significant data fiduciaries means are those who deal with a huge volume of personal data, huge volume, they are significant. Okay sir. Okay, this is very simple for you basically.
अब सिंपल बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि बस चारों पे टिक लगा दिया सिंपल ही तो है, डी इज द आंसर, है ना। मोस्टली सिंपल का यही डी आंसर होता है। याद करना है एक एक चीज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कंसेंट, राइट टू इरेज, राइट टू नॉमिनेट। अच्छा, कौन कौन सा याद आ रहा है आपको कि कौन कौन सा तो कंफर्म ही है? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड था, थर्ड था और फोर्थ था, फोर्थ। है ना? एक मैंने आपको ये भी बताया था ना, एक्सेस एक्सेस टू टू इंफॉर्मेशन, कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। है ना, कि जब भी उसको जरूरत पड़ेगी कि भाई आपने मेरी कौन सी इंफॉर्मेशन ली हो तो वो पता कर सकता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन ली है, याद है? ओ नो। यस सर। है ना। जैसे फेसबुक पे भी एक ऑप्शन आता है, डाउनलोड ऑल योर इन्फॉर्मेशन, ऐसे करके एक ऑप्शन आता है ना। हम्म। तो वो इसमें है ना, तो चारों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, एंड आंसर विल करेक्ट। बी डी। डी। ओके, वेरी गुड। एंड दिस इज योर एक्सप्लेनेशन, access to information, this. Now you have to write the last part. We are moving on to the last part of the class. uh, 10 minutes are there and I am giving you mm, the question. Just a second, let me open that PDF. Here it is. Oh, this is the question you have to write, Vanessa, and you are having 15 minutes. Okay, यस just सर। start at 6:50 and you can submit it at 7:05. Okay, 15 minutes. No, 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 wait. This was 15 marker, right? Yesterday we decided that we will do it for 15 marker. So you यस can सर। take 20 minutes. Okay, 7:10 पे आप मुझे स्कैन करके भेज देना, मतलब 7:10 पे आप इसको एंड करना, एंड 2 to 3 मिनट्स आपको जो भी एक्स्ट्रा लगेगा, 7:12 या 7:13 तक आप मुझे इसको सेंड कर देना, ठीक है? यस सर। ओके, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो एंड द क्लास, ओके, फ्रॉम योर साइड, एंड यू कैन कम्प्लीटली जस्ट टेक इट्स स्क्रीनशॉट, बिकॉज आपके पास पीडीएफ नहीं है इसकी। तो तब तक मैं बाकी आशीष और कविता और श्रुति से डिस्कस कर लेता हूँ कल के टॉपिक्स, ठीक है? यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट, एंड जस्ट बी विद इन द टाइम फ्रेम। थैंक यू सर। ओके, ओके, थैंक्स वेनेसा।